ये चुनाव एक डिग्निटी का चुनाव है कि हरियाणवी लोग अपनी डिग्निटी वापस चाहते हैं। कोई नेता सोचे मेरी वजह से कोई चुनाव जीत रहे, नहीं, ये जनता का चुनाव है इस बार। बुद्धों ने द इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धों ने राजनीति का यही निचोड़ और निष्कर्ष बताया है। ये सारे गिद्ध हैं, इन्होंने बदल बदल कर हमें खाया है। सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे बेरोजगारी। जो बच्चे 10 साल पहले यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे थे वो आज भी यहाँ बैठ के तैयारी ही कर रहे हैं। बेरोजगारी मैम मेरे लिए बड़ा इशू है, क्योंकि जो पीएचडी किए हुए छात्र है वो भी पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोनों पार्टियां मैनिफेस्टो अपना लेकर के आई हैं, लेकिन आप ये बताइए कि किस मैनिफेस्टो के अंदर एजुकेशन के ऊपर बात की गई है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने, वो बेशक कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी ने मैनिफेस्टो में एजुकेशन को लेकर के कोई भी बात नहीं की है। जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें जो ग्रांट मिलना था यूजीसी के थ्रू, वो बार बार जो ये सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये नोटिस डाल रही है कि आप अपना खर्चा खुद चलाएं। और जो गरीब मेहनतकश जो निचले तबके के जो स्टूडेंट्स हैं, परिवारों से आते हैं, वो शिक्षा से दूर हो रहे हैं। ड्रॉप आउट जो है एक बड़ी समस्या बन के विद्यार्थियों के बीच में आया है। मतलब बढ़ाने का आप तरीका भी देखिए, जो फीस आज 5,000 है उसको अगले दिन हम 10,000 कर देंगे, जो फीस आज 20 है उसको हम 40,000 कर देंगे। और कमाल की बात है कि उसको यहाँ के पढ़े लिखे वो लोग भी ये कह के सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, फीस तो बढ़ेगी। आप ये देखो ना लवली की कितनी है, आप ये देखो ना उस प्राइवेट की कितनी है। और ये मैंने देखा भी है पिछले कुछ सालों में, जो एक सेक्शन था जो बिल्कुल मार्जिनलाइज सेक्शन था, वो एजुकेशन से धीरे धीरे बाहर हो गया है। यहाँ पर ज़्यादातर छात्र ग्रामीण प्रवेश के हैं और इसीलिए वो लोग सबके सब सरकारी नौकरी चाहते हैं। इनको सबको पता है कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में अंबानी या अडानी के यहाँ या इन्फोसिस में जिस तरह की शिक्षा इनको मिली है, उसमें उनके लिए काम नहीं है। 53,000 पहले हमारी फीस होती थी, उसके ऊपर भी बहुत से परिवार ऐसे हैं गरीब जो उसके ऊपर भी लोन लेते हैं। और सरकार ने इस चीज को ऐड करने के बाद साफ साफ बता दिया कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बच्चों को एक कैसे एटीएम बना लिया है, अपने पैसे कमाने की मशीन बना लिया। इन विश्वविद्यालयों का लक्ष्य ये था कि भाई जो आम जन है, हम वो शिक्षित हो, वो अपने पाँव पे खड़े हो। किसी का बाप डॉक्टर नहीं है, किसी का बाप इंजीनियर नहीं है, किसी का बाप आईएएस ऑफिसर नहीं है, और जो हैं उनके सबके बच्चे अशोका में जाते हैं। मेरे भी बच्चे अशोका में जाते हैं और या जिंदल में जाते हैं, क्योंकि पैसा है। हमारी इंडियन कल्चर के अंदर लोगों के अंदर परिवर्तन की आदत पड़ गई है, लेकिन वो परिवर्तन की आदत कितनी लॉजिकल है, मैं उस चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा कि लॉजिकल कितनी है। भाई कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, उससे आप उब गए तो आपने बीजेपी को अपना लिया, और आज बीजेपी से उब गए तो वापस कांग्रेस की तरफ चले गए। जो मैं मजबूती की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं मजबूर की तरफ जाऊँगा कि मजबूत सरकार ना बने, मजबूर सरकार बने, ताकि जब भी हिलाने की जरूरत पड़े वो हिला करके उसको कुर्सी से गिरा दिया जाए। क्यों गिरा दिया जाए? अगर वो हमारी जनता की बात को नहीं मानेंगे, अगर वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे। सोचने का विषय है। विनेश फोगाट जब मेडल लेके आती है वो देश की बेटी बन जाती है। जब वो सरकार के खिलाफ और अपने पर्सनल मुद्दे लेके आती है, महिलाओं के मुद्दे लेके आती है, तो उसको घसीटा जाता है। हरियाणा में कहावत कहते हैं कि जिसकी खाई बाजरी उसकी लगाई हाजिरी। तो ये उनकी हाजिरियाँ लगाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हम हरियाणा चुनाव के लगभग आखिरी चरण में हैं। 5 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने हैं विधानसभा के। हम इस समय महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के कैंपस में हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं। इसके अलावा पीजीआई रोहतक के भी कुछ छात्र हमारे साथ हैं। उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, उनके भी कुछ इश्यूज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे। और साथ में इन तमाम जो राजनीतिक हलचल है यहाँ की, उस पर हमें थोड़ा सा ज्ञान आइडिया देने के लिए, यहाँ के राजनीतिक माहौल के बारे में थोड़ा बताने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा हैं हमारे साथ। पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्रोफेसर और एचओडी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आज हम बातचीत की शुरुआत प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा से करना चाह रहे हैं। एक चीज़ निकल कर आई है सर यहाँ पे कि बार बार एक संत हैं यहाँ पर, राम रहीम नाम है, उनको बार बार पेरोल मिलती है और फिर उसका एक पॉलिटिकल अर्थ निकाला जाता है। हरियाणा के नज़रिए से एक तो उनको मिलने वाली पेरोल को यहाँ के लोग कैसे देखते हैं, आप कैसे डिफाइन करते हैं, और ओवरऑल जो यहाँ पर एक डेरे का कल्चर है वो यहाँ की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, थोड़ा सा उसको हमें समझाएं अगर शुरुआत में आप। हालांकि उन्हें संत नहीं कहना चाहिए, ही इज कन्विक्टेड फॉर रेप एंड मर्डर। कई सारे डेरे हैं और सामान्य तौर पर विशेषकर जो ये चुनाव है, ये सामान्य चुनाव नहीं है, क्योंकि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। और इसलिए डेरे का
प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक जो सामान्य चुनाव होता है उसमें 10, 20, 50 हज़ार वोट कोई दिला देता है, उसका असर पड़ता है। तो इस चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि राम रहीम का, रामपाल का या किसी भी डेरे का असर पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव वाला चुनाव है। और हरियाणा में हम ये लोग देखते हैं कि लोग बहुत सचेत हैं, लोग बहुत उनमें राजनीतिक जो चेतना है वो बहुत अत्यधिक है, और इसीलिए जनता हर 5 साल बाद बदलाव चाहती है। और इसीलिए हम लोग पिछले 54-55 साल का हरियाणा का इतिहास देखें तो किसी भी राजनीतिक दल को दूसरी बार बहुमत नहीं मिला है। दूसरी बार सरकारें बनी हैं, चाहे हुड्डा साहब की सरकार 2009 में हो, चाहे 2019 में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार हो, तो वो दूसरे दलों के साथ मिलकर जिन्होंने आपस में एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ा था उनके साथ, या 2009 में हुड्डा साहब ने जनहित कांग्रेस के 5 एमएलए तोड़कर और एक बीएसपी का एमएलए तोड़कर बनाया था। तो 10 साल बाद तो यहाँ पर जो अब मुझे लग रहा है कि एक बदलाव है, एक तरह से एक सुनामी की तरह है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि बदलाव की राजनीति, तो उसमें नेता का भी कोई भूमिका नहीं। कोई नेता सोचे मेरी वजह से कोई चुनाव जीत रहे, नहीं, ये जनता का चुनाव है इस बार। हुड्डा साहब या कोई भी नेता ये सोचे कि मेरी वजह से कोई जीतेगा। अगर ऐसी बात होती तो 2019 में जीत लेते चुनाव, पहले जीत लेते, हारने की जरूरत किसी को भी आवश्यकता नहीं थी। तो इस बार ये जनता का चुनाव है। मुझे ये लगता है कि डेरे का कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, डेरे का नहीं, मैं कह रहा हूँ नेतृत्व का भी असर नहीं है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों को लगता है कि जो सरकारें हैं वो उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है। डेरे का, जात पात का जो बहुत सामान्य चुनाव होता है उसमें इनका असर दिखता है। एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे और फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बात करेंगे क्विकली। अभी हम कैमरा रोल होने से पहले हमें कोई बता रहे थे कि ये चुनाव एक डिग्निटी का चुनाव है, कि हरियाणवी लोग अपनी डिग्निटी वापस चाहते हैं। पिछले 10 साल में जो यहाँ पे गवर्नमेंट रही है, क्या ऐसा सेंस है कि वो किसी की सुनवाई नहीं हुई है, एरोगेंस रही है? क्या ये एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए? क्या ये सेंस है कि अब हम कोई चाहते हैं जो हमारी सुने? नहीं, ये बात सही है कि मनोहर लाल खट्टर जी के साथ जो एक नकारात्मक बात थी कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे लोगों से मिलने करने पर, क्योंकि उनका जो एक तरह से राजनीति में जो प्रवेश था वो एक दूसरे तरीके का था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक में प्रवेश वो एक दूसरे तरीके का है, नीचे से उठकर आए, धीरे धीरे उन्हीं के बीच में रहे। खट्टर जी का दूसरा है, इसलिए उनमें शायद ये कला नहीं थी कि चाहे काम हो ना हो लेकिन लोगों के साथ बातचीत करें, बैठें, करें, ये कमी तो लोगों को नज़र आती है। चुनाव से पहले उनको बदल दिया गया, इससे कुछ फायदा होगा, बदलाव होगा जो मौजूदा चुनाव भाजपा के लिए? नहीं, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि चुनाव के बिल्कुल पहले नेतृत्व के बदलाव से कोई असर नहीं पड़ता। पंजाब का उदाहरण है और दूसरे भी उदाहरण हैं, क्योंकि तब तक जनता का मानस बन चुका होता है कि भाई हमें बदलाव चाहिए। अब उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उम्मीदवारों का भी असर नहीं पड़ता है। ऐसी हवा में उम्मीदवार कमज़ोर है तो वो भी तैर जाता है। आप लोग बताइए, पिछले 10 ईयर्स से आप लोग एक बीजेपी की सरकार यहाँ देख रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या नेगेटिव्स रहे हैं इस सरकार के और क्या पॉजिटिव्स एज यंग पीपल? सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे बेरोजगारी। जो बच्चे 10 साल पहले यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे थे वो आज भी यहाँ बैठ के तैयारी ही कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का नौकरी का बहुत क्रेज भी है यहाँ पे, लोग चाहते हैं जी, गवर्नमेंट नौकरी यहाँ की जुरिस्प्रूडेंस में है पहले से ही, परंतु जो मौजूदा सरकार रही है या अभी वर्तमान सरकार रही है पिछले 10 साल से, उसने खर्ची पर्ची को हटाने के नाम पे ना तो नौकरियाँ दी, और जितनी दी वो भी जिस तरीके की दी ये जग जाहिर है। So that's a big issue। आपको लगता है इस चीज़ में बिल्कुल फेल है? वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जो ब्रेन ड्रेन जिसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे युवा लोग अपने ज़मीनें बेच कर विदेश में जा रहे हैं, ठीक है, और डोंकी के थ्रू जा रहे हैं और वहाँ जाके बहुत सारे अपनी जान से भी हाथ धो देते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि हमारा जो यहाँ का हरियाणवी व्यक्ति है, जो भी महिला है, पुरुष है, सब परेशान हैं और ना यहाँ नौकरी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, रोजगार हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। और आप अब पर्टिकुलर 10 साल में देखेंगे या 15 साल में देखेंगे, तो 10 साल में भी देखेंगे तो आप क्लास 3 और 4 में तो ये कह सकते हैं आपने इंटरव्यू हटा करके और कुछ पोस्टों के ऊपर कुछ कैंडिडेट को ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे कि लाखों पद आज भी पूरे प्रदेश के अंदर खाली पड़े हैं।
बेरोजगार बच्चे आप लाइब्रेरीज के अंदर देखिए किस कदर वो मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको आज तक किसी प्रकार का रिजल्ट आउटपुट नहीं मिल पाया है। और काफ़ी भर्तियां ऐसी हैं जो कि कोर्ट के अंदर ही लटकती रहती हैं। आप बेसिकली देखेंगे क्लास 3 और 4 की देखेंगे या क्लास 2 की भी देखेंगे तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटकती हुई मिलेंगी। तो आपके लिए चुनाव रोजगार के बारे में, लेकिन किस पार्टी को आप देखते हैं जो इसका समाधान ला रही है? क्योंकि बेरोजगारी के बारे में सब बात देखिए, करते हैं, बेरोजगारी भत्ते के बारे में बिल्कुल सब बात बिल्कुल करते हैं, आपकी लेकिन बात से मैं रोजगार- सहमत हूं कि दोनों पार्टियां मैनिफेस्टो अपना लेकर के आई हैं, लेकिन आप ये बताइए कि किस मैनिफेस्टो के अंदर एजुकेशन के ऊपर बात की गई है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने, वो बेशक कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी ने मैनिफेस्टो में एजुकेशन को लेकर के कोई भी बात नहीं की है। दूसरी बात, ये दम भरते हैं कि हम 5 लाख रोजगार देंगे या 2 लाख रोजगार देंगे। दोनों पार्टियों की स्टेटमेंट आई है, उनके केंद्रीय जो नेता हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम 2 लाख रोजगार देंगे। दूसरी पार्टी के नेता ने दी है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जब सरकार बनती है उसके बाद जब रोजगार की बात आती है तो वो 20 से 30 हज़ार में सिमट जाते हैं। तो जो हमारा बैकलॉग पड़ा है हरियाणा के अंदर, वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक का है। आज तक वो आप 10 साल की बात कर लें चाहे 30 साल की बात कर दें, आज तक रोजगार उस बैकलॉग को पूरा नहीं किया गया, जिसके अंदर सभी कम्युनिटीज का बैकलॉग है। और उनको अगर हम देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन सभी समाजों की पूरी होगी और वो लोग जो अवसर से अभी तक वंचित थे उनको अवसर मिल जाएगा। मेन के लिए तो एक बड़ा एंग्जाइटी का पॉइंट रहता ही है गवर्नमेंट जॉब, और खास करके गवर्नमेंट जॉब। इनफैक्ट हम एक यूनिवर्सिटी में थे, वो कह रहे थे कि शादियां भी नहीं होती अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो तो। विमेन के लिए गवर्नमेंट जॉब ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि प्राइवेट में आप लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले? आई मस्ट से कि आज जो है हर जगह एक एम्प्लॉयमेंट ही इशू नहीं है, वुमेन सेफ्टी भी बहुत इशू है। यू नो वेरी वेल, वर्क हरासमेंट एट द वर्क प्लेसेस इज ऑल्सो एन अ बिग इशू एंड एम्प्लॉयमेंट इज एन ऑल्सो बिग इशू। बट द इशू इज़, जो मेन मुद्दा मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये कि हम कितने एजुकेटेड है अबाउट आवर कैंडिडेट। इट्स नॉट ऑल अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द कैंडिडेट। आपके जो क्षेत्र में, एरिया में जो कैंडिडेट उठे हैं उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनके खिलाफ केसेस कितने हैं, क्या उनके आने से आपके यहाँ वर्क हो पाएगा? अगर आप खुद युवा होते हुए एजुकेट नहीं है तो आप सरकार पे कैसे इल्ज़ाम डाल सकते हैं कि वो हमारे लिए काम कर रही है? आप कहाँ से हैं? जी, मैं भिवानी से हूँ। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे लोग कैंडिडेट देख के वोट कर रहे हैं इस बार, या पार्टी को ही, देखिए, एक पार्टी को हटाना चाहते हैं या एक पार्टी को लाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए ये हर जगह से इफेक्टेड है। चुनावी माहौल जो है उससे अछूता कोई नहीं रहता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो या फिर हमारे शिक्षकगण क्यों ना हुए हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि मेरा जितना भी होगा, अब ये इंडिविजुअलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिविजुअल कितना रिस्पॉन्सिबल है अपने राइट्स को लेके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। यदि अगर मैं अपने आसपास 4 लोगों को भी एजुकेट कर पाती हूँ, उन्हें ये बता पाती हूँ। जस्ट एग्जांपल, लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव थे तो मुझे ये किसी ने बताया गया था कि हमारे यहाँ कैंडिडेट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि माई नेता करके एक ऐप है, आप वहाँ जाइए, आप देख सकते हैं। हाँ, वहाँ जाके आप अपने कैंडिडेट के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। अगर इतना भी नॉलेज किसी को मिल जाती है तो वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसे किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं। क्या पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि टाइमिंग्स आपके थोड़े लेट नहीं होते गवर्नमेंट जॉब में, तो पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ वो होता है प्रेशर कि आप गवर्नमेंट में ही जाएं, प्राइवेट में नहीं जाएं? सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब को अपने लिए सही समझता है, कोई प्राइवेट को अच्छे से सोचता है इस बारे में। तो मैं तो उनको ये बोलती हूँ हर बार, पहले रहता था कि घर पे कि इनकी तैयारी कर ले, इनकी तैयारी कर ले, ये कर ले। फिर अब मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं वो ना एक बैंड ही होता है कि ठीक है आपको सिर्फ इतना ही पेमेंट मिलेगा, और आप ना बहुत लेज़ी से हो जाते हो। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि अगर आप प्राइवेट में करते हैं ना तो प्रेशर रहता है अपने ऊपर, और ऐसा रहता है कि हाँ मुझे कंपटीशन एक रहता है, कंपटीशन सा रहता है, और यूँ रहता है कि हाँ मुझे अभी आगे करना है, अब आगे करना है, फिर वो लेजीनेस नहीं होती फिर लाइफ आपके में। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट, कि आप प्राइवेट में जाएं, मतलब आर दे ओपन टू यू गोइंग? नहीं, मैंने उनको ही बदल दिया मैंने। अच्छा, आपने उनका ब्रेन वॉश कर दिया? हाँ जी उनको ही बदल दिया मैंने। यस, यू आर राइट, ब्रेन वॉश इज अ नेगेटिव वर्ड, कन्विंस कर दिया। हाँ जी। जैसे एक तो बेरोजगारी ही मुद्दा है, दूसरा क्या है कि ये सरकार जो प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ा रही है तो वो भी एक समस्या है। जैसे मर्जर के नाम पे जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइमरी स्कूलों को 4000 से ज़्यादा स्कूल इन्होंने पिछले सालों में बंद कर दिया है, तो जो गरीब तबके के विद्यार्थी है वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, तो ये भी एक समस्या। और दूसरा क्या है कि ये शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे, ना प्रोफेसरों की ना टीचर्स जो पीजीटी लेवल है उनकी करें, तो एक ही जो टीचर है उस पर एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। एक ही जो साइंस का टीचर है तो उसी को ये मैथ पढ़ाने को बोला जा रहा है, तो ये भी एक समस्या है, जो टीचरों पर जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो क्या है कि अभी इन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए, जैसे फैमिली आईडी हो गई ऑनलाइन,
आयुष्मान कार्ड हो गया, तो उससे क्या होता है कि फैमिली आईडी में जैसे वैसे किसी की इनकम 1 लाख है बट वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन किसी की 3 लाख 4 लाख कर देते हैं। तो जो गरीब परिवारों को जो सहायता मिलती है 1 लाख इनकम होने पे बीपीएल कार्ड या और कुछ, तो वो है जो उनका काट लिया जा रहा है। फिर उन्हें लगातार चक्कर काटने पड़ रहे, 1-1, 2-2 साल वो अपडेट नहीं करे। तो कुछ ऐसी भी समस्या है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप क्या पढ़ती हैं? अभी मैंने मास्टर्स कर लिया। मास्टर्स हाँ कर जी। रही हैं। और आपके लिए एज अ वुमन पर्सनली क्या है बड़ा इलेक्शन इशू? क्या सोच के आप वोट करेंगे? बेरोजगारी मैम मेरे लिए बड़ा इशू है, क्योंकि जो पीएचडी किए हुए छात्र है वो भी पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे पहले ग्रुप सी या डी के लिए सिर्फ एक एग्जाम होता था, अभी इन्होंने सीईटी भी ले आई है। ये पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप अगले एग्जाम में बैठोगे। तो ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका चक्कर कटवाया जा रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी के मुद्दे के अलावा अगर हम बात करें 10 साल से जो सरकार थी और एक मुख्यमंत्री जो थे, उनके कामकाज को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये बदलाव का चुनाव है, तो बदलाव में और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है, और बदलाव का जो विकल्प है उसमें आपका कितना भरोसा है कि ये बदलाव का हमारा विकल्प है? इस पर थोड़ा सा बताएं, उनका कामकाज और बदलाव के विकल्प के बारे में थोड़ा। सर हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे भी हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन कोर्स था उसको 4 साल का कर दिया, और जो उसकी फ़ीस थी लगभग 7,000 के आसपास थी, उसको 32,000 और 42,000 कर दी बीए और बीएससी की फ़ीस। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या जो जिस सरकार ने बढ़ाया था और क्या आने वाली सरकार उसको घटाएगी? हम देख रहे हैं शायद ऐसा नहीं होने वाला। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 2020 में लाई थी, वो क्या हमारे जो नई आने वाली सरकारें हैं या जो जाने वाली सरकार है, क्या ये लोग उस पर कुछ बोल रहे हैं? हम देखते हैं जनरली लोग चुप हैं, कुछ भी नहीं बोलते। आप देखिए पहले नो डिटेंशन पॉलिसी थी स्कूलों में, जिसने सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों को भट्ठा बिठाया। उस पॉलिसी को लेके यहाँ हरियाणा में खासकर कांग्रेस गवर्नमेंट जब थे, गीता भुक्कल ने कहा था कि हम इस पॉलिसी को वापस लेंगे, लेकिन अब तक उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट भी रही 10 साल तक, उसने भी अब तक उस पॉलिसी को नहीं वापस लिया। सरकारी स्कूलों देखो आप, हर प्रदेश में, यही नहीं हर प्रदेश में सभी सरकारें बंद कर रही हैं, केवल किसी न किसी बहाने से कि इसमें स्टूडेंट। बात है जो सरकारी स्कूल बैकबोन थे पब्लिक फंडेड एजुकेशन, जहाँ से कॉमन लोग ज़्यादा अच्छी पढ़ाई पढ़ के निकल सकते थे, जिनके अंदर एक सेवा भाव भी होता है, भाई जो लोग अच्छे से अगर जनता के पैसे से पढ़ के निकलते, उसी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। बगैर सरकारी स्कूलों को देश का विकास तो नहीं हो सकता। हरियाणा के अंदर जो ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनमें से जो टीजीटी का तमाम पोस्टें खाली पड़ी हैं। दूसरा, इन्होंने जेबीटी भी बंद कर दिया है। वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर जो स्कीम वर्कर है उनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है सीधा। और जो प्राइमरी स्कूल के अंदर 48 स्कूल इन्होंने समथिंग मर्ज के नाम से बंद किए हैं, उसके लिए भी मैं इस सरकार को सीधा ये कहना चाहूँगा कि ये गलत जो कदम है, जो स्कूल इनका बंद करना है। और हमारा जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भी लगातार जो नई शिक्षा पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत प्रेशर, पूरा दबाव है। और जो हमारा विश्वविद्यालय और तमाम जो शिक्षण संस्थान है, उनको इस पार्टी ने राजनीतिक अड्डा बना लिया है। और यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं जो एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देते हैं। भर्तियों का नाम नहीं है दूर दूर तक। पिछले राजनीतिक कार्यक्रम जैसे कि कैसे, किस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम आपके? ये जो पॉलिटिशियन है, यहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियन है, चाहे इसमें मनीष ग्रोवर की मैं बात कर लूँ, तमाम तरह के यहाँ पे होते रहते हैं, बार बार ये लगातार होते रहते हैं। कोई रोक टोक किसी प्रशासन की ओर से या नहीं, इस पे कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं बनाया जाता। लेकिन मैं इसमें इतना भर भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें जो ग्रांट मिलना था यूजीसी के थ्रू, वो बार बार जो ये सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये नोटिस डाल रही है कि आप अपना खर्चा खुद चलाएं। अगर ऐसी मतलब जो पॉलिसी जैसी ये जो नोटिस अगर विश्वविद्यालयों को भेजेंगे तो वो विश्वविद्यालय कैसे चलेगा? उसको फंड यूजीसी को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा ना करके ये ऐसे भेज रहे हैं कि आप अपना खर्चा खुद चलाएं, जिससे फीसें बढ़ेंगी और सेल्फ फाइनेंस कोर्स बढ़ेंगे। और जो गरीब मेहनतकश जो निचले तबके के जो स्टूडेंट्स हैं, परिवारों से आते हैं, वो शिक्षा से दूर हो रहे हैं। ड्रॉप आउट जो है एक बड़ी समस्या बन के विद्यार्थियों के बीच में आया है। और कितना पढ़ लो, बच्चा पीएचडी कर लो और तमाम जो डिग्रियां हासिल कर लो, आखिर में इन्होंने सीईटी या ग्रुप डी के तहत इनको रोजगार की लाइन में खड़ा कर दिया है, जो बड़ी ही एक भयंकर स्थिति रोजगार की आई है।
इसके बाद मैं सीधा यही कहता हूं कि ये बहुत गलत है, जो शिक्षा और रोजगार के ऊपर इस सरकार ने हमला किया है वो बहुत गलत है। एक चीज थोड़ा बाकी लोगों से भी जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टियों का कब्जा जैसा हो गया और वो अपने अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं। ये इस कैंपस में या इन जनरल बाकी कैंपसेस में कितनी बड़ी समस्या है, या इसको आप लोग कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया करूंगा जो पॉलिटिकल कॉन्शियस बढ़ाने का, जनता की चेतना को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। तो सर आपने जो बात कही उसी को मैं जोड़ के कुछ बातें और भी इसमें कहूँगा कि भाई साहब ने जैसा भी कहा कि इसको एक पॉलिटिकली अड्डा बनाया है। हम इस चीज़ के कतई विरोधी नहीं है कि स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ ना हो या स्टूडेंट्स अपने मुद्दों को लेकर रोड पे ना आए और वो ना बोलें। जाहिर सी बात है, मैं भी स्टूडेंट्स मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ। इसी यूनिवर्सिटी में जस्ट हम यहाँ कर रहे हैं, इससे जस्ट 50 मीटर भी दूर नहीं है। वहाँ 2022 में लगभग 15 दिन का मूवमेंट चला था। ताजुब की बात है कि वो इसलिए चला था क्योंकि जो फीस है, मिसलेनियस फीस 31 टोटल 31 फीस थी, जिनको बढ़ा करके 2 गुना कर दिया था। मतलब बढ़ाने का आप तरीका भी देखिए, जो फीस आज 5,000 है उसको अगले दिन हम 10,000 कर देंगे, जो फीस आज 20 है उसको हम 40,000 कर देंगे। और कमाल की बात है कि उसको यहाँ के पढ़े लिखे वो लोग भी ये कह के सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, फीस तो बढ़ेगी। आप ये देखो ना लवली की कितनी है, आप ये देखो ना उस प्राइवेट की कितनी है। मतलब टोटल ऐसे जो तर्क देना, जिनको हम कुतर्क कहेंगे बिल्कुल, जिनका कोई सेंस नहीं बनती, और उन्हीं को लेके चीज़ें चल रही थी। हम लोग फाइट किया, उसको कम भी करवाया, पार्सली उस मूवमेंट को जीता भी। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स की जोड़ के उस बात को कि असल में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2019 में, जो इसका ड्राफ्ट आया, उसमें ही आप देखोगे किस तरह के शब्द का एक आडंबर था। शब्दों के साथ खेलने की कोशिश की भी, बड़े बड़े शब्द लेकिन ऊंची दुकान और फीका पकवान। उस पॉलिसी के अंदर ही बात लिखी हुई है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को टू मेक द सेल्फ रिलायंट, सेल्फ फंडेड। हाउ टू सेल्फ फंडेड? यूनिवर्सिटी के पास क्या रिसोर्सेज है कि वो फंड लेके आए? आज तक मेरे को आप इतना जो हमारे पायनियर पर्सन्स रहे हो, ग्रेट रेंसा काल के रहे, उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट में जो भी लोग रहे, किसी एक इंसान का एक कोटेशन दिखा दीजिए शिक्षा से जुड़े या कोई भी, जिसने ये कहा हो कि भाई यूनिवर्सिटी जो फीस है वो स्टूडेंट की वजन मतलब जेब पे पड़े। लेकिन यहाँ टोटल उल्टी गंगा को बहाया जा रहा है। 2 साल से हरियाणा स्टेट की खास करके गवर्नमेंट ने 10 यूनिवर्सिटीज़ को एक लेटर जारी कर देते हैं अप्रैल के आसपास, कहते हैं टू मेक द सेल्फ रिलायंट यूनिवर्सिटीज़, सेल्फ जनरेट फंडेड। कैसे? इसका उदाहरण फीस बढ़ा के भी। जाहिर सी बात है मैम, यहाँ कोई अफीम पोषक की खेती थोड़ी ना करते हैं कि भाई 2 नंबर का धंधा है। भाई यूनिवर्सिटी है सर जी, यूनिवर्सिटी फीस कहाँ से लेगी? अभी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, ये MDU यूनिवर्सिटी भी अपना खर्चा निकालने के लिए, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते नहीं जानते, बता देता हूँ, 80% फीस टोटल 100 अगर खर्चा है इसका, तो 80 रुपये वसूले जा रहे हैं स्टूडेंट से एग्जामिनेशन बिल्डिंग। क्या कर दो आप, रीअपियर दे दो, आप क्या कर दो, कुछ और ऐसी चीज़ें कर दो, लूप होल, जिनके अंदर स्टूडेंट्स को उसके कारण भुगतने पड़ते हैं। वेबसाइट को खोला जाएगा, 10 दिन है आपके पास, 11वें दिन से जो है ना आपकी लेट फीस लगेगी। कितने रुपए लगेगी जी? 1,000 रुपये लगेगी। 4 दिन तक पता चला लिंक ही काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कौन क्या करेगा? कौन जो अलग अलग तरीके से स्टूडेंट से वो जी वसूले जा रहे हैं। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? आप कुछ कहेंगे and then we'll सर आगे हाँ, मैं थोड़ा सा है। आपकी बात का जवाब रह गया था। पॉलिटिकली इस यूनिवर्सिटी को यूज करने की जो बात है, आप जो भी आए वक्ता, मैं नहीं कहूँगा कि कौन है किस पार्टी से, आप गूगल पे अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। टोटल थोड़ा सा जानकारी देने के लिए आप बता सकते हैं? हाँ। जानकारी है सर, RSS के कह लो या उस खास आइडियोलॉजी से कह लो जिससे गवर्नमेंट है, वो टोटल उन्हीं का एक तरह से माइंड वॉश करने के लिए भर दिया गया है। दिन रात वही चलेगा, ये एक्टिविटी सेंटर। तो कौन है आपके फेवरेट स्पीकर्स जो आए हैं यहाँ पे RSS से? ये फेवरेट ना हो तो भी मैं देखो सुनिए, फेवरेट असल में मैं RSS के लोगों की एक बड़ाई हमेशा करता हूँ कि ये इतना मीठा बोलते हैं और इतनी तसल्ली से आपकी जेब को काटते हैं कि आप भी बड़ाई करेंगे कि वाह क्या बात है। ये बीजेपी कर भी रही है। आप देखिए जनता की जेब को काटा जा रहा है और जनता तालियां बजा रही है। लेफ्ट थिंकिंग होती थी या कोई और सरकार अपना आइडियोलॉजी प्रमोट करती थी, तो क्या उससे बहुत अलग है अब या वैसा ही है? पहले ये कहा जाता लेफ्ट के लोगों का कब्जा है, अब RSS के लोग आ रहे हैं, तो जी सर, देखो ऐसा बदल गया है कुछ? जी सर, कब्जे की यहाँ ऐसी बात नहीं है कि अब इस तरह से कोई चीज़ को कॉन्कर कर रहे हैं, पोजीशन लेने की बात नहीं है। हम कहते हैं कि जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी का जो यूटिलिटी या जो सुविधाएं हैं वो यूज़ होनी चाहिए, स्टूडेंट्स भी उसमें अपनी पार्टिसिपेट करें। लेकिन सर ये क्या हो रहा है कि एक ही यूनिवर्सिटी में 2 तरह के रूल। आप उस टाइम लेटर दिखा देते हैं जी इतनी इतनी फीस है, ये है वो है, लेकिन विप्लव देव जैसे जो CM है वो आएंगे क्योंकि प्रभावशाली है बीजेपी पार्टी से, वो डायरेक्टली यहाँ के प्रोग्राम करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं ये किसानों की ज़मीन थी, उन्होंने दान में दी थी, और इसलिए दी थी क्योंकि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, तो आप उसकी भी हिस्ट्री ट्रेस करोगे तो कोई भी व्यक्ति ये बता देगा कि ये यूनिवर्सिटी आम जो गरीब मजदूर परिवार से, किसान फैमिली से जो बच्चे आते हैं उनके लिए थी। और आप फीस बढ़ाकर एक ऐसे तबके को, आप हरियाणा की बात करोगे तो ज़्यादातर खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके बच्चे ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे।
और ये मैंने देखा भी है पिछले कुछ सालों में, जो एक सेक्शन था जो बिल्कुल मार्जिनलाइज सेक्शन था वो एजुकेशन से धीरे धीरे बाहर हो गया है। तो एजुकेशन पे इन्होंने खूब सारी बातें की। मैं कुछ मुद्दे हो रहे हैं जो हरियाणा चुनाव में आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। अगर हम हरियाणा की 10 साल की हिस्ट्री ट्रेस करें या उससे बैक में जाए तो ये चीज़ें बदलती है। जब कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, वो अपनी एमएसपी की मांग को लेकर डटे हुए थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद 13 महीने किसान आंदोलन चला और उसके बाद जो ये माना जा रहा था कि बीजेपी सरकार किसी के सामने नहीं झुकेगी, तो हरियाणा पंजाब के किसानों ने बीजेपी सरकार को झुकाया और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद ये मोमेंटम बनता चला गया, चाहे उसमें किसान हो, मजदूर हो। और एक ये कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होते हैं कि उससे क्या होता है, ये आते हैं धरने प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे जो मिडिल क्लास था उसको दिक्कत भी हुई कि जीटी रोड जाम कर दिया, लेकिन उससे ये चीज़ हुई कि जो जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि लोगों को बदलाव चाहते हैं, और बदलाव इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के लिए बदलाव चाहते हैं, वो बस ये जो मौजूदा सरकार है जिसने किसानों पर लाठियाँ बरसाई, जिससे छात्र दुखी है, जिससे जो आप हरियाणा में आप अलग अलग जगह घूम रहे होंगे, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी कि जो कुरुक्षेत्र का इलाका है वहाँ से गाँव में आपको यूथ ही नहीं मिलेगा। तो मैं एज ए मीडिया रिसर्चर, क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, तो मैं रिसर्च करने के लिए गया था। तो गांव के गांव खाली थे। वहाँ जो है कि राहुल गांधी की रैली हो रही थी उसमें कोई यूथ ही नहीं था, नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी उसमें बहुत कम यूथ थे। तो एक तो यूथ का पलायन और बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे है। और जो किसान आंदोलन, और किसान को भी आप ऐसे नहीं देख सकते सेक्टेरियन अप्रोच से कि आप दिल्ली से शुरू हो जाइए। जो जीटी रोड बेल्ट है, अक्सर ये आरोप लगते हैं कि जीटी रोड बेल्ट तो जो है ना कि एक तरफ से बीजेपी का वोटर है या एक तरफ से हम कह लें वो एक्टिवली किसान मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन आप वहाँ से जो दिल्ली में आप लोग हैं, सभी के मीडिया दफ्तर है, सभी के ऑफिस है, जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं उन्होंने पिछले 2 सालों में सब्जी उगाना छोड़ दिया है, क्योंकि जो दावे किए सरकार ने, भावांतर योजना, जो एमएसपी है, उनको मिल ही नहीं रहा दाम। जितने वो ठेके पे लेते हैं उसका भी वो उनको लागत नहीं मिलती, और सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं हमने 24 फसलों पर एमएसपी दिया। न्यूज़ भी आई है कि अमृतसर में किसान बासमती चावल उड़े ले हैं सड़कों पे क्योंकि उन्हें बिल्कुल। जब मैं बात कर रहा था तो एक किसान ने कहा कि अभी मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं 60 रुपए किलो टमाटर लेके आऊँगा, और जिस दिन मैं मार्केट में जाऊँगा मुझे 1 रुपये किलो का भी भाव नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये किसान का, जवान का और जो पहलवान का जो मुद्दा है, और ये डिग्निटी की अब की बार इलेक्शन है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें स्वाभिमान की बात है। और आप किसान पे देखो, नौजवान पे देखो, इवन बीजेपी का भी वोटर जिसने 10 साल बीजेपी को वोट किया वो भी यही कहेगा कि हमें कागजों में उलझाल दिया। जो फैमिली आईडी है, आपके इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे, आपके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे, और जॉब में तो आप देखोगे कि जो जितनी भी वैकेंसी आती है कभी वो पेपर लीक हो जाते हैं, कभी भर्ती कैंसिल हो जाती है। इवन आज ही गवर्नमेंट ने कल ही अनाउंस किया है कि हम कुछ रिजल्ट जारी करेंगे और परमिशन ली है इलेक्शन कमीशन से। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब की बार जो है ना कि बीजेपी कुछ ज़्यादा करेगी। एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बढ़ी हुई फीस, प्राइवेटाइजेशन, ये सारा का सारा एजुकेशन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ कि एक टाइम आपने देखा होगा और उसके बाद आप बहुत सारे स्टूडेंट को एजुकेट कर रहे हैं, इनके बीच में रह रहे हैं, ये कितनी बड़ी समस्या है मनीषा। और दूसरा ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में जो बात हो रही है कि ये हमेशा से एक मुद्दा है, लेफ्ट वर्सेस आरएसएस, कभी कहीं कोई हावी है, कहीं कोई हावी है। तो क्योंकि आप इतने टाइम से कैंपस में, आप इसको कैसे देखते हैं? जहाँ तक युवाओं का सवाल है, ये बिल्कुल बात सही है, और विशेषकर जिस क्षेत्र में अभी आप मौजूद हैं, यहाँ पर ज़्यादातर छात्र ग्रामीण प्रवेश के हैं, और इसीलिए वो लोग सबके सब सरकारी नौकरी चाहते हैं। जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी प्रकृति दूसरी है, उसमें अंग्रेज़ी बोलना वाला चाहिए, उसको उसमें अंग्रेज़ी शिक्षा वाला चाहिए, शहर वाला चाहिए। वहाँ पर हमारे विद्यार्थी फिट नहीं होते हैं। कहने के लिए तो कह सकते हैं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, उस तरह की न तो उनका सामाजिक पृष्ठभूमि है, न उस तरह की उनकी शिक्षा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर आज के दिन उनको अपने में समाहित कर लेगा। इस तरह की कोई बात नहीं है। इसीलिए सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां मिले, क्योंकि इनकी भी जो चॉइस है, जो ये तय करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी में जाना है, हमें निजी में जाना है, ये बहुत सोची समझी है, बहुत रैशनल चॉइस है। इनको सबको पता है कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में अंबानी या अडानी के यहाँ या इन्फोसिस में जिस तरह की शिक्षा इनको मिली है, उसमें उनके लिए काम नहीं है।
इसलिए ये फालतू का कहना होगा कि आप इन्फोसिस में चले जाओ, आप विप्रो में चले जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये सब ऐसी धरातल की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये मायना करता है कि पिछले 5 साल 10 साल में कितनी वैकेंसीज आई नहीं आई। जैसे कॉलेज शिक्षकों की भर्ती जो है पिछले 7 साल से नहीं हुई है, तो बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं पिछले 7 साल से 8 साल से, या 2016-17 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद आई नहीं है। तो अब जहाँ पर इस तरह की बात है, आपका 8 साल तक नहीं वैकेंसी है, तो वहाँ छात्रों में हतोत्साहित होना तो स्वाभाविक है। और जहाँ तक फीस वृद्धि की बात है, और कोई भी विश्वविद्यालय इस तरह का जो विश्वविद्यालय जो हमारा विश्वविद्यालय है वो फीस वृद्धि पे नहीं चल सकता। फीस वृद्धि आप कितनी भी कर लो, उससे अध्यापकों की तनख्वाहें नहीं हो सकती हैं, न तनख्वाहें हो सकती हैं, न जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन हो सकता है इनकी फीस वृद्धि से। वो सिर्फ एक कहने के लिए तर्क है कि फीस वृद्धि होगी, फीस वृद्धि 30 साल से नहीं बढ़ा, 40 साल से नहीं बढ़ा, क्योंकि वो तो लक्ष्य ही नहीं था। इन विश्वविद्यालयों का लक्ष्य ये था कि भाई जो आम जन है, हम वो शिक्षित हो, वो अपने पाँव पे खड़े हो, उसका सशक्तिकरण हो। अगर फीस की बात है तो फिर जिनके पास पैसा है, इसीलिए मैं कहता हूँ इस विश्वविद्यालय में जैसे जो मेरे विद्यार्थी भी हैं, तो कोई किसी का बाप डॉक्टर नहीं है, किसी का बाप इंजीनियर नहीं है, किसी का बाप IAS ऑफिसर नहीं है, और जो हैं उनके सबके बच्चे अशोका में जाते हैं, मेरे भी बच्चे अशोका में जाते हैं और या जिंदल में जाते हैं, क्योंकि पैसा है, और नहीं होगा तो वो यहीं पढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ है कि जब आपको फ़ीस की बात करनी है और चीज़ें करनी, तो उसके लिए दूसरे विश्वविद्यालय हैं, उसके लिए आप ऑक्सफोर्ड भेजो, आप हार्वर्ड भेजो, कहीं भेजो। लेकिन ये जो विद्यालय हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में इस तरह का जो तर्क है वो ठीक नहीं है, वो ठीक और नहीं। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बोला कि किसानों ने अगर जमीन दी है तो इतनी प्रेशियस चीज, रिसोर्स से अगर आप पार्ट होते हैं, तो इसीलिए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हैं कि उनको पढ़ने का अवसर मिले। ये भी बड़ा दिलचस्प एक वो है कि जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि यहाँ से जो स्टूडेंट आप जा रहे हैं इन यूनिवर्सिटी से, वो इस वाल जो जिस दुनिया में जो विप्रो और इन्फोसिस की दुनिया, उसके लिए आप इनको तैयार भी कर रहे हैं। उसका बहुत साफ जवाब है, ये बच्चे उस माहौल के लिए, उससे कॉम्पिट करने के लिए शायद उतने इक्विप्ड नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप है। सर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ही नहीं, कई डिपार्टमेंट इसी यूनिवर्सिटी में, जिसमें HOD भी दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर HOD बन रहे हैं। मजबूर म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक भी ऐसा प्रोफेसर जो JRF करके स्टूडेंट बार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार प्रशासन से मिल रहे हैं, भाई हमें PhD करवा दो, कम से कम एक भी प्रोफेसर नहीं जो उनको PhD करवा सके। तो बगैर प्रोफेसर के, बगैर जो जरूरी जो चीज़ें हैं उनके, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक भी प्रोफेसर नहीं है। जयवीर सर जो रिटायर हो, उनको दोबारा लगाना पड़ा एक्सटेंशन पे, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक भी प्रोफेसर नहीं। और हरियाणा में भी वही सर बताया, हरियाणा में भी कोई प्रोफेसर नहीं है हिस्ट्री के। जो आइडियोलॉजिकल चेंज आप बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 दशकों से हरियाणा भर के पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं वो नहीं हुए हैं। वो बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि उसके बगैर कोई छात्र प्रतिनिधि जो एक पूरे छात्र समुदाय को रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, वो नहीं हुआ है। राजकीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें रोहतक भी है और दूसरे भी हैं, उसमें शुरू से जो भी सत्ता में दल आता है वो अपने लोगों को बुलाता है। यहाँ पर उस तरह की संस्कृति नहीं है जैसे कि JNU में है, जहाँ पर मैं पढ़ा कि रात में 9 बजे के बाद आप मेस में किसी को बुला लो, आप सीताराम येचुरी को बुला लो, आप ऑस्कर फर्नांडिस को बुला लो, आप फूलन देवी को बुला लो। मुझे ध्यान, हमने फूलन देवी को भी बुलाया था जब वो जेल से रिहा होकर आई, तो उनके जीवन के बारे में पूछने के लिए काशीराम जी को बुलाया। मतलब ये सारे लोग आते थे, इंक्लूडिंग वाजपेयी आए, VP सिंह आए। VP सिंह की पहली रैली जो है वो JNU में थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। वाजपेयी जी की पहली रैली जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले उनकी पहली रैली JNU में थी। फ्री फ्लो उसमें वो वहाँ का एक संस्कृति थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आए कौन नहीं आए। आजकल उसको एक दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। सबसे प्रॉब्लमैटिक यूनिवर्सिटी बन रही है। नहीं, उसको दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। प्रॉब्लमेटिक नहीं है वहाँ, ये साधारण बात थी कि आप
कुछ भी बोलो करो, उसका उसका किसी पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपकी इच्छा है तो आप मानो, नहीं मानो। लेकिन ये जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, ये जो स्थानीय विश्वविद्यालय या जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, इन पर राजनीति की ज़्यादा पकड़ है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों पे इतनी नहीं है। इसलिए जो सत्ताधारी दल होगा उसके लोग आएंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी, दूसरों को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस तरह की संस्कृति नहीं है। अब बदलाव आएगा तो वापस एक दूसरा सेट लोगों का आना शुरू कर देगा। जो बीच में बंद हो गया था वो वापस आना शुरू कर देंगे। तो इसलिए वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप एक तरह के लोग आ रहे हैं, पहले भी एक तरह के लोग आते थे। ठीक बात है। आई थिंक ये 2 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं पीजीआई से, और इनकी एक स्पेसिफिक इशू है जिस पे हम बात करेंगे, एंड देन वील कम टू यू गाइस। बॉन्ड पे आप पहले तो जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाट इज द बेसिक इशू। मैम, हमारे ऊपर 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड लगाया था। दे कॉल्ड इज द सर्विस बॉन्ड, बट इज नॉट सर्विस बॉन्ड, इज अ लोन पॉलिसी। तो कह रहे हैं कि सर्विस बॉन्ड है या फिर जो बॉन्ड पॉलिसी है वो बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, वो लोन पॉलिसी है। पर ये है क्या बॉन्ड पॉलिसी? स्टूडेंट्स पे कैसे लागू होती है? स्टूडेंट्स पे लागू ऐसे होती है कि 2020 में जो हुआ था उसमें ये था कि जो हमारी फीस थी जो कि 50,000 होती थी उसको ही 80,000 कर दिया गया। जो कि 51% राइज था अप्रोक्सीमेटली, और उसको 10% बढ़ाया गया। अलोंग विद दिस हमारे ऊपर 40 लाख का लोन लगाया गया। इट्स अ 40 लाख लोन ऑन अस कि अगर तुम यहाँ सर्व करना चाहते हो 7 साल तक सर्व करो, नहीं कर पाते हो तो 40 लाख देने पड़ेंगे। 40 लाख अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम ना करें तो। यस मैम, एंड मैम दे डोंट प्रोवाइड जॉब टू अस। जॉब आप सबको पता है कि जॉब कितनी है और कितनी मिलती हैं। हरियाणा के पास एमबीए स्टूडेंट्स के लिए जॉब नहीं है, एससीएमएस की कोई जॉब नहीं है। हमारे मैम हर साल लगभग 1000 स्टूडेंट्स पास आउट होंगे वहाँ पे, उनको किसी को जॉब नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम ऑफ अस हैव टू पे द 40 लाख। 40 लाख आप कैसे चुकाते हैं फिर? लोन मतलब मैम लोन हमारे ऊपर पहले से ही लगा दिया गया कि आप देते हैं वापस। यस मैम। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा समझ में नहीं आया। आप लोगों की 40 लाख रुपए आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। सर इट्स द 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2020 में लगा था। उसके बाद से उसके ऊपर काम नहीं हुआ था 2 साल तक। इसमें बैंक इन्वॉल्व था बीच में। दिस अ ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट, स्टूडेंट एंड द बैंक। तो आपने साइन किया हुआ है उसको? सर वो अंडरटेकिंग दी गई थी हमारी स्टार्टिंग 2 साल, बट 2022 में क्या हुआ, जब 2022 बैच आया एमबीबीएस का यहाँ हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए, उस समय डायरेक्टली एडमिशन से पहले 10 लाख रुपए कह दिया गया कि जब तक 10 लाख रुपए जमा नहीं कराएंगे दैट मीन्स कि पर ईयर 10 लाख, दैट मीन्स 4 साल के 40 लाख जब तक नहीं कराएंगे तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड इट्स द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो गवर्नमेंट कॉलेज में कोई बच्चा 650-680 नंबर लेके 600 नंबर लेके आता है तो वो 10 लाख रुपए क्यों दे? तो एट दैट टाइम हमने उस समय स्ट्राइक की थी, दैट द 54 डे स्ट्राइक जो कि हरियाणा के एमबीए स्टूडेंट्स ने की थी। उसके बाद से चेंजेस हुए पॉलिसी में, जो कि पॉलिसी ये है। तो न्यू चेंज पॉलिसी इज दिस, बट अभी भी इसमें 25 लाख का लोन है ऑन द बॉयज एंड द गर्ल्स के ऊपर 23 लाख का लोन है। और साथ में बैंक की इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, दैट अ प्राइवेट बैंक IDBI बैंक है जो कि प्राइवेट बैंक है। एंड देयर इज द एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द गवर्नमेंट जो कि हमारे लिए ले दिया गया। अगर आप अपना सर्विस नहीं करेंगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फॉर 7 years, मैम दैट इज चेंज टू द 5 years। नाउ इट्स 5 years। नाउ इट्स 5 years और एंड ड्यू टू इतनी नौकरियां हैं ही नहीं, तो काफी लोग करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। मैम वी वांट टू सर्व, वी वांट टू सर्व, आई वांट टू सर्व इन द PSCs ऑन द फॉर आवर कंट्री, बट व्हाई देयर इज अ बैंक इन्वॉल्वमेंट इन दिस? हमारे ऊपर लोन किस चीज का है सर? कोई बच्चा यहाँ पर, अब सर मेरे भी जूनियर से जो आते हैं वो मेरे से ये पूछ के आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम यहाँ पे आए या नहीं आए, क्योंकि हमें लोन लेना पड़ेगा। 25 लाख का लोन है। थोड़ा सा हम जितना इसको समझ पा रहे हैं, इससे पहले ये होता था कि जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट जाते थे, 4.5 साल की पढ़ाई होती थी, 6 महीने की इंटर्नशिप करते थे और उसके बाद उनके बॉन्ड शामिल होते थे कि आप 3 साल तक या 6 साल तक या कुछ जो भी ड्यूरेशन था कि आप बाहर 1 साल तक आप बाहर कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते या प्राइवेट वो जॉब नहीं कर सकते, आपको सर्व करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना, गवर्नमेंट में। ये पहले था सर। पहले अब आप कह रहे हैं कि इसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर दिया गया है, प्राइवेट बैंक, और उससे 25 लाख रुपए आपके पर एक लोन फिक्स कर दिया गया। उससे पहले अगर आप छोड़ेंगे तो ये 25 लाख रुपए आपको चुकाना है। सर पहले यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं था। 2017 बैच के ऊपर बॉन्ड था MBBS में, वो भी 2 साल का बॉन्ड था, 25 lakhs था। बट सर 2017 बैच मेरे भी सीनियर से वो पास आउट हुए हैं, किसी को भी जॉब नहीं मिली है सर, किसी को जॉब नहीं मिली है, वो बॉन्ड लगा ही नहीं है। ठीक बात, आप इसमें ऐड कर दीजिए। हाँ, सो सबसे पहले तो ये कोई बॉन्ड पॉलिसी ना बता के मैं इसको गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर बताना चाहूँगी। एक मतलब
जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर आइडियली 1 साल का सर्विस बॉन्ड हम लोग मानते हैं कि, और सर्विस बॉन्ड के अंदर होता है कि हमें सरकार की तरफ से पूरी गारंटी मिलती है कि आपको जॉब दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आपको सर्विस बॉन्ड ऐसे पे करना पड़ता है। अगर आपने अपनी मर्जी से मना कर दिया, अगर आप मना करो तो आप ऐसे लोन मतलब जो भी बॉन्ड है वो पे करो और आप फ्री हो। लेकिन इसमें सरकार ने क्या किया कि जैसे ही हमारा एडमिशन हुआ, ना कोई जॉब की बात है या ना हम डॉक्टर्स भी नहीं बने, हमारी इंटर्नशिप कुछ भी नहीं हुई, और गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर पहले ऐसे बॉन्ड लगा दिया कि हम आपको जॉब दे या ना दे, लेकिन आप पहले ही हमें एक लोन, एक ट्राईपार्टाइट बॉन्ड सिस्टम जिसे कहते हैं, इसके अंदर एक गवर्नमेंट ऐसे बैंक को, एक प्राइवेट बैंक को इन्वॉल्व कर लिया गया कि आप पहले हमारे गवर्नमेंट के नाम से बॉन्ड ऐसे सैंक्शन कराएं जितना भी लोन है। तो मतलब एक बर्डन जिसे कहते हैं, पहले बर्डन आ गया आपके ऊपर, पहले से ज्यादा बर्डन की। ऐसे 4 साल हम लोग कैसे 24 घंटे में से 20-16 घंटे हमारी पढ़ाई में जाते हैं पूरे, और ये चीज सोच के कि हमारे ऊपर लाखों रुपए का इतना बॉन्ड है। और वैसे भी जो बच्चे आते हैं 53,000 पहले हमारी फीस होती थी, उसके ऊपर भी बहुत से परिवार ऐसे हैं गरीब जो उसके ऊपर भी लोन लेते हैं। और सरकार ने इस चीज को ऐड करने के बाद साफ साफ बता दिया कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बच्चों को एक कैसे एटीएम बना लिया है, अपने पैसे कमाने की मशीन बना लिया है। तो बीजेपी गवर्नमेंट और इतना ऐसे डिक्टेटरशिप वाला स्वरूप हमें उनका देखने को मिला। हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के 54 दिनों के लिए दिन रात वहाँ पे डायरेक्टर ऑफिस के बाहर हम लोग धरना दे रहे हैं, हमारी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, हमारी पोस्टिंग छोड़ रहे हैं, पेशेंट्स का हमें नहीं पता क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है इससे करना? एक चीज और बताइए, ये सिर्फ आप ही लोगों के आपने स्टडी किया है, ये सिस्टम कहीं और पूरे देश में किसी मेडिकल कॉलेज में है या यहीं पे है? जी नहीं, देखिए सर्विस बॉन्ड जो होता है, सर्विस बॉन्ड एक अलग चीज है, और जो ये लोन पॉलिसी है जिसको सर्विस बॉन्ड का नाम देके वर्ड्स के साथ, जैसे यहाँ पे बहुत लोगों ने बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है वर्ड्स के साथ खेलने में, उसको तो सर्विस बॉन्ड का नाम इन्होंने देके हमारे ऊपर ये थोपा है। ये बस हरियाणा में ही है, हरियाणा के सारे मेडिकल कॉलेज में नहीं, जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है बस उनके ऊपर, प्राइवेट कॉलेजेस में इंक्लूड नहीं है। तो बेसिकली हमें गिना पिग जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्होंने हरियाणा के ऊपर चीज को स्टार्ट किया जो बिल्कुल ही अनौपचारिक, अनुचित और बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। तो कैसे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड के ऊपर इन्होंने ये बॉन्ड पॉलिसी लगाई थी। एक सर्विस बॉन्ड होता है आइडियली 1 साल का सर्विस बॉन्ड, और वो हम देने को तैयार भी हैं। लेकिन जैसे शुभम ने यहाँ पे बताया कि 2017 बैच में हमारे सीनियर्स के ऊपर 2 साल का बॉन्ड था, लेकिन गवर्नमेंट उनको जॉब प्रोवाइड कराने में बिल्कुल फेल हो गई, तो वो बाद में जाके नल एंड वॉइड हो गया। लेकिन इस बॉन्ड पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने हमें ऐसा फंसाया है कि अगर हमें जॉब नहीं भी मिली तो भी उन्होंने बोला कि चाहे हम तुम्हें प्रोवाइड करवा पाए या ना करवा पाए, तुम्हें तो लोन देना ही पड़ेगा। बेसिकली उन्होंने पता नहीं ब्यूरोक्रेट्स ने क्या उनके दिमाग में लगाई ये सब चीजें कि इससे पैसा बहुत कमाया जा सकता है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉन्ड है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जॉब्स आपके पास हो, सफिशिएंट जॉब दे सके, ऑफर तो होना चाहिए। नहीं, देयर इज नो गारंटी। एक और चीज है इसमें कि अगर गवर्नमेंट की बेसिक सोल रिस्पांसिबिलिटी जो है इनको एजुकेशन पढ़ा देना और उसके बदले में ये वापस करें, इसमें थर्ड पार्टी, प्राइवेट पार्टी, सरकार के पास बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा सकता था इस तरह के, अगर कोई बहुत वेल इंटेंशन पर। तो ये प्राइवेट पार्टी को किसी को इसमें इन्वॉल्व करना भी अपने आप में एक सवाल है। जो एक सर्विस बॉन्ड होता है नॉर्मली, वो बताना चाहता हूँ मैं सर। अभी दिल्ली में भी सर्विस बॉन्ड लगा है, वो सर 1 साल का ही है एंड वो 25 लाख पे है सर। वो सर्विस बॉन्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या फिर स्टूडेंट के बीच में होता है, उसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। सर्विस बॉन्ड यही होता है कि आपको 1 साल तक सर्व करना है ऑन अ गवर्नमेंट बेसिस, आपको पे उस लेवल की दी जाएगी। बट सर हरियाणा में क्या है, उसको एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज द बैंक, और आपको लोन ले आया जा रहा है आपके ऊपर। तो दैट इज द जो लोन है ना सर, वो कहीं भी नहीं है और वो हमारे ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। ओके, सो हम लोगों ने काफी बातें वहाँ करी, तो इस पे आप लोगों की भी जो भी कोई बात करना चाहेगा। एक चीज है ये कैंपसेस में फ्रीडम कितनी है, क्योंकि अभी इन्होंने बोला है इनको एक डिक्टेटोरियल रवैया नजर आया। उन्होंने कहा कि एक ही आइडियोलॉजी के लोगों को प्रमोट किया जाता है, हम कोई ऑडिटोरियम में कुछ करना चाहते हैं तो हमें नहीं देते हैं। कैंपसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसेस हैं जहाँ यंग लोग आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को डिस्कवर करते हैं। कितनी फ्रीडम आप लोगों को लगता है कैंपसेस में, इस देखिए, मैं इस विषय के ऊपर खुल के अपनी बात रखना चाहूँगा। जो बताया कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, जैसे भी जिस भी आइडियोलॉजी की सरकार आती है, वो चाहे आज बीजेपी की सरकार हो, आरएसएस के लोग कब्जा करके बैठे हैं, तो पूरे देश के अंदर हो या प्रदेश की बात हो, कांग्रेस थी उस टाइम, कांग्रेस के लोग थे। तो जो भी सरकार आती है, और एक साथी ने बड़ा अच्छी बात रखी कि भाई परिवर्तन चाहते हैं,
हमारी इंडियन कल्चर के अंदर लोगों के अंदर परिवर्तन की आदत पड़ गई है, लेकिन वो परिवर्तन की आदत कितनी लॉजिकल है, मैं उस चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा कि लॉजिकल कितनी है। भाई कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, उससे आप उब गए तो आपने बीजेपी को अपना लिया, और आज बीजेपी से उब गए तो वापस कांग्रेस की तरफ चले गए। लेकिन बिल्कुल थर्ड पार्टी या फिर ऐसा सिस्टम या ऐसा मैकेनिज्म या ऐसे लोग होने चाहिए जो पर्टिकुलर बेसिक एजेंडे जो हैं सोसाइटी के, स्टूडेंट्स के हैं या आम जनता के जो इशू हैं उनके ऊपर भी काम करें। और मैं तो कहूँगा कि जो मैं मजबूती की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं मजबूर की तरफ जाऊँगा कि मजबूत सरकार ना बने, मजबूर सरकार बने, ताकि जब भी हिलाने की जरूरत पड़े वो हिला करके उसको कुर्सी से गिरा दिया जाए। क्यों गिरा दिया जाए? अगर वो हमारी जनता की बात को नहीं मानेंगे, अगर वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे। जो वन नेशन वन वोट है, तो आप प्रजातंत्र को खर्चे के साथ देख रहे हैं। यानी आप जो प्रजातंत्र की भावना है कि जितनी ज़्यादा भागीदारी हो, जो पार्टिसिपेशन हो, आप उसको कम क्यों करना चाहते हैं? अगर सिर्फ खर्चे की बात है तो आप 10 साल में एक बार कर लो, क्या बात है? हाँ? नहीं 10 साल में एक बार कर लो। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, दे आर इन इटसेल्फ अ वैल्यू, दे आर द गोल्स। सो इफ यू हैव द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, why not democratize all institutions? Why not democratize the universities? Why not democratize the medical institutions? तो असली बात तो ये है, इवन सोसाइटी भी, यानी कि आपको ज़्यादा प्रजातंत्रीकरण की आवश्यकता है, वहाँ पर आप इस बात को कम करने जा रहे हैं। मैं जैसे लॉ डिपार्टमेंट से हूँ तो मुझे संवैधानिक चीज़ों का बहुत कंसर्न रहता है। तो सीधा आपके सामने जोशी कैंटीन है, आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आज से लगभग 1 साल पहले यहाँ पे 70, 80, 100 कुर्सियाँ डली रहती थी। ठीक है, यहाँ पे एक फायरिंग हुई बिल्कुल इसी एरिया में। ठीक है, बाहर के आउटसाइडर्स ने की, उसको भुगत रहे हैं पूरे स्टूडेंट्स। यहाँ पे चेयर्स उठवा दी, क्या ये कोई समाधान है कि बाहर वाले आके यहाँ पे गुंडागर्दी करके चला जाए? तुम सिक्योरिटी टाइट नहीं कर सकते, तुम यहाँ के स्टूडेंट्स को फांसी लगा सकते हो कि चेयर्स नहीं लगानी है बैठने के लिए। शाम होते ही 5-6 बजे होते ही यहाँ पे बैरिकेड्स लग जाते हैं। किस वजह से? ताकि जो यूनिवर्सिटी के जो आला कमान है वो यहाँ पे वॉक कर सकें, और स्टूडेंट्स को रोका जाता है कि आप इस एरिया में एंटर नहीं कर सकते। तो ये है लिबर्टी का, स्टेट ऑफ लिबर्टी। क्या डर है वहाँ पे? स्टूडेंट अगर आ जाएगा तो उनको क्या डर है स्टूडेंट से? उनको ये डर नहीं है, उसको डर कोई नहीं है, उनको अपनी हवाबाजी चाहिए, अपना खुला हुआ चाहिए सब कुछ। हम राजा हैं, हम यहाँ ऐश करेंगे, ये उनके बाप की बपोती है, तो यहाँ पे वो आके यहाँ पे सब कुछ करेंगे, एंजॉय करेंगे। दूसरी बात, मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ तो एक और बात बताता हूँ, ये जनता यहाँ पे भूल गई है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट क्यों आया था। ये सब भूल गए हैं। ये हमसे पहले तो पैसा ले रहे हैं टैक्स के नाम पे, फिर जो भी चंदा ले रहे थे पीछे, जो भी सब कुछ एक्सपोज हुआ है वो, ठीक है, सब कुछ ले रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे, टैक्स के नाम पे। हमें बदले में क्या दे रहे हैं? शिक्षा के लिए भी हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम लेके आ रहे हैं, सब कुछ वाहियात से वाहियात काम ये कर रहे हैं। तो मैं 2 लाइनों में इसको कंक्लूड करूँगा, चाहे कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला है, चाहे राइट आइडियोलॉजी वाला है, मैंने लगभग सबके साथ काम किया है। मैंने भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र संधू जी के साथ भी काम किया है, मैंने ABVP में भी काम किया है, मैंने NSUI में भी काम किया है, मैंने हर जगह काम किया है। 2 लाइन में कंक्लूड कर रहा हूँ मैम, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, कि बुद्धों ने, द इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धों ने राजनीति का यही निचोड़ और निष्कर्ष बताया है, ये सारे गिद्ध हैं, इन्होंने बदल बदल कर हमें खाया है। वाह वाह, आपने बुद्धों ने, आपने कहा। Let's listen from the women because I really want their voices in. I think कैंपस में ये कह रहे हैं कि वैसे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन क्या आपको लगता है विमेन के लिए सेफ है, सेफ्टी वाइज कैंपस ऑल्सो? बट ओवरऑल हरियाणा में भी सिचुएशन कैसी है आपके गांव में, आपके टाउन्स में, क्या लगता है? जैसे अभी हमें देखने को मिल ही रहा, महिलाओं पर जो हिंसा है, जो रेप है, वो कितने बढ़ते जा रहे हैं। अभी मणिपुर में जो हुआ था और जो डॉक्टर महिला के साथ हुआ था, ये भी बहुत ही निंदनीय है। तो ये सरकार जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हो गया, तो ऐसे ही जो लड़के हैं वो आवारागर्दी करते घूमते रहते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे वॉशरूम में सैनिटरी पैड की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि होनी चाहिए महिलाओं के लिए, तो एक ये भी मेन इशू है। वॉशरूम्स में डस्टबिन्स हैं, वॉशरूम्स का वैसे देयर इज डॉक्यूमेंट्री डेवलपमेंट ओनली। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में सैनिटरी पैड्स अवेलेबल है, लेकिन असली में नहीं। यस मैम, नहीं। और दूसरा मैम, जैसे बस पास बनाते हैं स्टूडेंट्स का, तो उनको सरकारी बसों में तो वैलिड मानते हैं, प्राइवेट में उनको वैलिड नहीं मानते, तो ये भी एक समस्या है। सरकारी बसें जो उनको लगातार घटाया जा रहा है, और प्राइवेट में जो बस पास है उनको वैलिड नहीं माना जाता, तो स्टूडेंट्स पर जो एक्स्ट्रा बोझ है, जो लड़कियों पर
बस पास का जो खर्चा है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई के लिए भी आने नहीं दिया जा रहा है, जो गरीब परिवार की महिलाएं थी। विनेश फोगाट का, रेसलर्स का, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके साथ खींचातानी हुई, उनके साथ बदसलूकी हुई, क्या ये आपके लिए इमोशनल इशू है एज अ वुमन वोटर इन हरियाणा, या आपके आसपास में इसके बारे में चर्चा हो रही है महिलाओं की? जैसे वो रील्स वगैरह भी मैंने देखी थी, उनमें जैसे न्यूज़ में देखा था कि उनके साथ ना ऐसे खींचातानी, जैसे आप बता ही रहे हो, उनको यूँ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा उनको मार पीट की हुई थी उनके साथ में। तो मेरे ख्याल से ना वो चीज़ें ठीक नहीं थी, जैसे पुलिस वगैरह उनके ऊपर ऐसे चढ़ रही थी बिल्कुल, तो वो चीज़ें गलत थी। एक वुमेन को ना वुमेन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए था, और ये शायद मेरे ख्याल से एथिकल नहीं था, मॉरली भी नहीं था वो, अगर उस तरह से देखा जाए तो। ठीक है, राइट्स अपनी जगह पे है, बट वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं, जस्ट उन्होंने ऐसे कुछ एक्शन लिया भी नहीं था, वायलेंस वगैरह उन्होंने तो की भी नहीं थी। कर रहे थे, हाँ, जस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड देन फिर उनके बाद में वो पुलिस वगैरह ने ये सब, मतलब वहाँ पे आने के बाद तो ये इमोशनल इशू है क्या विमेन के लिए यहाँ पे, जब आप बात करती हैं लोगों से? हाँ जी, करते हैं कि भाई वो इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुँची हैं, और फिर उसके बाद में उनका जो नाम है, उनके फैमिली बैकग्राउंड, सबका उनका नाम जो है वो खराब करना, ये भी गलती है। एनी इशू यू वांट टू टॉक अबाउट एज नहीं, अ यंग वोटर? वुमेन्स के लिए ही चल रहा अभी तो मेरे ख्याल से, मेनली तो वुमेन्स के लिए, सेफ्टी के लिए। और जैसे हम बोल सकते हैं कि साफ़ सफाई, जैसे अभी बताया इन्होंने कि साफ़ सफाई बहुत जगह पे ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट्स में भी देखते हैं, कभी हॉस्टल्स में भी देख लेते हैं, आसपास भी दिख जाती हैं सफाइयाँ, वो भी ठीक नहीं है। देखिए, वुमेन इशू का मेरा ये है कि विनेश फोगाट का जैसे आपने इशू उठाया, दैट इज़ नॉट ओनली इमोशनल बट अ क्रिटिकल सिचुएशन ऑल्सो फॉर द लेडीज़, क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा उठाया था समाज औरतों की सेफ्टी के लिए। वो उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, बल्कि ये बताया जा रहा था कि किन हालातों के साथ वहाँ वुमेन रेसलर्स काम कर रही हैं। और ये हर किसी से वाक़ई है कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे है, हम स्टूडेंट होते हुए यूनिवर्सिटी हम स्टूडेंट्स हैं, हमें भी ये चिंता रहती है, इवन नॉट हमें, हमारी फैमिली को, क्योंकि हम परिवार से दूर रहकर यहाँ स्टडी कर रहे हैं, हॉस्टलर्स हैं तो यहाँ दूर रहकर स्टडी कर रहे हैं, हम लोगों की सेफ्टी का मुद्दा है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि हमें सिर्फ एजुकेशन नहीं बढ़ाना है, हर तरीके की जो इश्यूज़ हैं वुमेन्स रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी हो गया, वुमेन हाइजीन हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पार्टिसिपेशन कितना है किसी भी वुमेन का, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप में कितना पार्टीशन है, या पॉलिटिकल पार्टीशंस कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन वुमेन्स दे रही है, इन सब पे सोचना ज़रूरी है। और अगर इन पे कार्य नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल से ये सोचने का विषय है कि सरकार को इस बारे में एक बार नज़रिया अपना चेंज करना चाहिए और लोगों को भी ये सोचना चाहिए। एक चीज़ पे मैं रिएक्शन चाहती थी, जब मीडिया में इसको दिखाया गया कि ये लोग टैक्स पेयर के पैसों पे जीते हैं, टैक्स रेसलर्स, इनफैक्ट स्टूडेंट्स के बारे में भी बहुत बोला जाता है, सरकार ने खर्चा किया आपके ऊपर। सरकार ने पीएचडी स्कॉलर्स के बारे में भी, ये स्पेशली अगर आप आंदोलन जीवी हैं तो आपको ये बोला जाता है कि आप सरकार के पैसे पे जीते हैं और आंदोलन करते हैं। ये सारी थिंकिंग है या मीडिया डिस्कोर्स है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर सरकार जब भी बोलती है तो सरकार कहीं ना कहीं से मेरे हिसाब से उस चीज़ को मैनिपुलेट करके बोलती है। और दूसरी बात, जैसे आपने विनेश फोगाट जी का मुद्दा उठाया, तो मैं दो क्लियर सी चीज़ें बोलना चाहूँगा कि महिलाओं के प्रति ज्यादती, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, वो हमारे लिए दुखदाई है। अगर आपके 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज महिलाओं के साथ इस प्रकार की बदसलूकी होती है तो हमारे लिए इससे बड़ा सोचने का विषय कोई और नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूँगा, वो इसलिए इंक्लूड करना चाहूँगा कि हम जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबंध रखता हो, जब हमारे देश की बात आती है, जब हमारे खिलाड़ियों की बात आती है, तो खिलाड़ी जो होता है वो देश का होता है। तो मैं एक चीज़ अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि खिलाड़ी को कभी भी पॉलिटिकल वे पे नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल रास्ते के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि देश के सम्मान की बात है, वो देश के लिए है। और जब हम 150 करोड़ भारतीय एक साथ उसके साथ लगे होते हैं तो हम किसी विचारधारा को नहीं देखते, हम वहाँ देश को देखते हैं और खिलाड़ी को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से वो राजनीतिक अखाड़े में उसको नहीं कूदना चाहिए। दूसरी बात, हमारा न्यायालय है, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जाकर के राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं। तो अगर ऐसी चीजें हमारे देश के अंदर होंगी तो वो लोकतंत्र के लिए घातक हैं और एक देश के लिए भी घातक हैं। तो ये जरूरी है, ये मेरा जो कंसर्न था वो था। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, बहन ने बात रखी कि गरीब परिवार के बच्चे हैं, PPP की जो बात थी, फैमिली ID की बात थी, आजकल ऑनलाइन स्ट्रक्चर शुरू कर दिया है। हम फॉरेन कंट्रीज की पॉलिसीज को देखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि आज भी हम गाँव में बचे हुए हैं। उस चीज को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार आए जाए, लेकिन
पॉलिसी मेकिंग से पहले वो फुल फ्लैश एक्सरसाइज करके मैदान के अंदर आए। अब पीपी की ट्रिपल पी की जो बात है उसमें मशक्कत करनी पड़ रही है। आप गांव के अंदर अगर 20 लोगों को वहां एक वेल सेटल टीम के साथ बिठाएंगे जिनको टेक्निकल नॉलेज है तो मेरे हिसाब से वो समस्या नहीं आएगी। दूसरा स्कॉलरशिप का मामला था। पीएमएस स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। पिछले 5 साल में कई लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, आज तक उसकी जांच ही चल रही है। भाई सरकार है, तंत्र है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी आप सिस्टम को नहीं चला सकते तो किस प्रकार की आपकी व्यवस्था है? तो पीएमएस का एक बहुत बड़ा मसला है शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट के लिए, तो उन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। आखिर में हम थोड़ा सा समय कम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज विनेश फोगाट को लेकर इन्होंने कह दिया कुछ कि ये उससे एग्री नहीं है उनका पॉलिटिक्स में आना। 2 और यहाँ पे महिलाएं इन लोगों का ओपिनियन ले लेते हैं। ये बटा हुआ जो ओपिनियन है मेरा ये कहना है कि सोचने का विषय है। विनेश फोगाट जब मेडल लेके आती है वो देश की बेटी बन जाती है। जब वो सरकार के खिलाफ और अपने पर्सनल मुद्दे लेके आती है, महिलाओं के मुद्दे लेके आती है, तो उसको घसीटा जाता है। क्या यही सच्चाई है हमारे समाज में? 21वीं सदी की महिला की क्या यही सच्चाई है? और अगर ये सच्चाई है तो मेरे ख्याल से बदलाव ज़रूरी है, होना चाहिए, ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगी कि इस इलेक्शंस में आपको सोचना चाहिए कि आप किसको वोट देंगे। क्या आप महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं या नहीं? देखिए, विनेश फोगाट जी के साथ जो भी हुआ था वो लाइक बहुत ही ऐसे प्रोमिनेंट था पूरे इंडिया के सामने। हाँ। पर लाइक ऐसा होता है कि लोग ना और चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं 20 लोगों को मार रही हूँ और एक मंकी को मार रही हूँ तो लाइक पीपल विल आस्क मी व्हाई वन मंकी। लाइक ऐसे एग्जांपल है कि अगर 20 नॉर्मल महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है और एक विनेश फोगाट जी जो खुद भी एक महिला, उनके साथ कुछ हो रहा है तो पीपल विल आस्क कि विनेश फोगाट जी के साथ ये क्यों हो रहा है। बट दे डोंट केयर कि बाकी 20 महिलाओं के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो हमें इक्वली उन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मैं लाइक एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, लाइक मैं डॉक्टर हूँ और मतलब पेशेंट्स वगैरह भी देखने होते हैं। मैं अगर खुद की सेफ्टी की बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पेशेंट कुछ भी आगे कुछ भी ऐसे कह जाए तो, लेकिन इतने सारे डॉक्टर्स के साथ हो रहा है तो उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। एक दूसरी महिला के साथ, लेकिन विनेश फोगाट जी के साथ क्या हो रहा है इसके ऊपर सब ध्यान दे लेंगे। तो इस थिंकिंग को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइक एक तो ऐसे हर सेकंड हर मिनट आपको कोई ना कोई रेप की खबर ऐसे देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस कैंपस में भी देखें जितना लाइक ऐसे यहाँ पे सेफ्टी की बात हुई है उससे भी ज़्यादा कंसर्न लेने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे चलते फिरते कौन आपको अभी भी कोई आपको ऐसे कुछ बोल के चला जाए आपको इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। चाहे 15 गार्ड यहाँ पे बैठे उसके बाद भी आखिर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है लोगों में। तो लाइक ऐसे ही अगर मैं अपने फील्ड की बात करूँ तो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग ऐसे मांग कर रहे थे, ऐसे आरजीकर के अंदर मेडिकल कॉलेज में जो भी ऐसे हुआ सेकंड ईयर पीजीसी पीजी के साथ, तो उसके बाद ये चीज इतना ऐसे मुद्दा बन गई, निर्भया कांड जिसे कहते हैं, एकदम ऐसे वो रिपीट हो गया वहां पर। तो उसके बाद भी मतलब उस चीज को ऑलमोस्ट 52 डेज हो गया, लाइक हम लोग बहुत ऐसे कंसर्न उस चीज को लेके। उसके बाद भी सरकार ने क्या कड़े फैसले किए हैं। आज भी अगर मैं कैंपस में जाऊं तो आज भी मेरे को 2 लोग छेड़ के जा सकते हैं, मेरे को कुछ भी बोल सकते हैं। सरकार ने उन चीज़ों के ऊपर क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। तो हमने लाइक सारी गर्ल्स की सेफ्टी के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी, जिसके अंडर याद है कि इंस्टीट्यूट अगर कुछ भी हो जाता है इंस्टीट्यूशन के अंदर तो जो पुलिस कंप्लेन होगी वो इंस्टीट्यूशन के साथ होगी, या फिर कुछ भी बहुत कड़ी से कड़ी सजा जिसे कहते हैं एक रेपिस्ट को, या फिर कोई भी छेड़खानी भी कर जाए, क्योंकि लोगों में डर का माहौल ही नहीं है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि आरजीकर का आपने बात करें उसमें एक बड़ा मुद्दा ये आया था कि डॉक्टर्स के पास सेफ स्पेसेस नहीं है, मतलब वो रेस्ट करने गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उनको ऐसे ही किसी वार्ड में रेस्ट लेना पड़ा। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर यू आर? यस, तो बेसिकली ऐसे आरजीकर का ऐसे वो सुन के आज भी उतने ही गूज़बम्स आते हैं जितना लाइक उनकी हालत, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उसी पोजीशन के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी पर्टिकुलर बैरिकेटिंग जिसे कहते हैं कैंपस के अंदर जो होनी चाहिए, हमारे में तो नहीं थी। अब तो लाइक हमारी स्ट्राइक वगैरह चली थी 14 दिन के अलग से आरजीकर के ऊपर, उसके बाद फिर भी लाइक हमारे इंस्टीट्यूशन ने कुछ इसके ऊपर किया, लेकिन कोई सेफ स्पेस आज भी नहीं है। अगर ओपीडी में आप लोग जाकर देखेंगे तो 3 बंदे अगर अंदर खड़े हैं तो आप कुछ नहीं कह सकते उन 3 लोगों का इंटेंशन क्या है, वो इलाज ही कराने आए हैं या फिर किसी लाइक वहाँ पे डॉक्टर वहाँ पर है उनके साथ कुछ भी ऐसे करने के लिए आया, तो उनको कोई इंटेंशन अभी तक ऐसे कुछ साफ नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आई गेस बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट होंगी कि सरकार कुछ इतने कड़े नियम इनके ऊपर लेकर आए कि कोई मतलब किसी महिला की तरफ गंदी नज़र से देखने से पहले भी 5 बार सोचे कि उसके साथ क्या से क्या हो सकता है। और सरकार में खुद ही मतलब इतना ज़्यादा रेपिस्ट ये सब भरे पड़े हैं, इतने ज़्यादा क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, तो आई रियली जस्ट डोंट वांट टू से कि मतलब क्यों वो क्रिमिनलाइजेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्यों वो इसके ऊपर इतना अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर प्रिया जो हमारी जो MBBS की स्टूडेंट है, मैं उसकी बात पे एक बात ये भी रखना चाहूँगा कि इनके खुद के जो हॉस्टल हैं 2, वो भी हमारे महर्षि दयानंद के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, वो हमारे MDU के हॉस्टल्स के अंदर
वो जो छात्रों को रोका गया है। तो मैं, और जो महिला सिक्योरिटी की बात आती है, विनेश फोगाट की बात की है, उसके बाद भी एक बड़ा मसला ये है कि जो खेल मंत्री संदीप सिंह है और जो शिक्षा डागर है, जो महिला कोच थी, उसको लेकर भी जो ये सरकार है बिल्कुल सोई हुई रही। लगभग 1.5 से 2 साल लगे इस सरकार को उस खेल मंत्री हरियाणा संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो खेल मंत्री के पद पे होते हुए एक महिला कोच के साथ इतने गलत वाहियात तरीके से उसके साथ छेड़खानी करता है, फिर उसको ये सरकार बचाने का पुरजोर तरीके से पूरा भरसक प्रयास करती है, जिसके ऊपर हरियाणा भर के अंदर आंदोलन होते हैं। और उसके बावजूद भी मतलब प्रेशर ऐसा बनाया जाता है कि जो केस फाइल ही ना हो। जो कैंपस फ्रीडम की बातचीत होती है, हम यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, कि भाई हम एक समाज से आते हैं जहाँ इथोज पैथोज लोगोज अलग है। मेरी कास्ट अलग थी, मेरा रिलीजन अलग था, मेरे अंदर पैट्रियार्कल वैल्यू थी, मेरे अंदर फ्यूडल वैल्यू थी। यूनिवर्सिटी वो प्लेटफॉर्म है ना जो सारे बाइजनेस दूर करेगा। हाँ। और उस प्लेटफॉर्म पे और जेएनयू पे सवाल क्यों किया, टैक्स पेयर का सवाल क्यों किया? ये पहली बार हुआ देश में कि हमारे ही पेरेंट्स हमें ही सवाल करने लग गए कि आप विश्वविद्यालयों में खड़े होकर सवाल क्यों करते हैं। क्योंकि जेएनयू ने सवाल किए, जेएनयू के बच्चों ने सवाल किए और वो सवाल इन पॉलिटिशियंस को रास नहीं आए। जेएनयू क्या कर रहा था? ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट उसने किया। सरकार की जो भी पॉलिसी थी वो जैसे इंडिविजुअलिज्म आज आ गया कि मेरा जो है उसको छोड़कर वो देश के मुद्दों पर बोल रहा था। और कोई भी सरकार आएगी उसको ये गवारा नहीं होगा कि कोई भी स्टूडेंट सवाल पूछे, सत्ता से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे और उसमें एक नैरेटिव ले आए कि हमारे टैक्स से चलता है, ये स्टूडेंट क्यों बोल रहे हैं। टैक्स किसका है? ये यूनिवर्सिटियों की ज़मीन किसानों ने दी है, जो हम माचिस खरीदते हैं उस पर भी टैक्स आता है, उससे ये पढ़ते हैं। आप सैलरी कहाँ से लेते हो? पॉलिटिशियन टैक्स ही लेते हैं। टैक्स पेयर सब है इंडिया में। टैक्स पेयर है तो ये गलत फहमी है कि सिर्फ इनकम टैक्स ही से चल रहा है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, कितना डायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स 64% के आसपास इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है। तो जो गरीब, जो बिल्कुल मोर देन 50% इस देश की आवाम है, जो बिल्कुल हाशिए पर है, उसके पैसे से इंस्टीट्यूशन चलते हैं और उन्हीं के लिए सवाल पूछते हैं। तो उनको कह देते हैं आप राजनीति से दूर रहे। मतलब आप ही राजनीति करोगे, आप ही संसद में बैठकर जो आवाम है उनके खिलाफ कानून पास करोगे और जब भी उनके स्टूडेंट कोई बोले तो आप कह दे हमारे टैक्स के पैसे से ये चलते हैं। एक मुहावरा उससे कह के मैं बात खत्म करूंगा। अब तक प्रॉब्लम चल रही थी, ये नेता भी बेचारे मजबूर है, दिन 2-4 लोगों से पैसा लेते हैं, उनके लिए इनकी काम करना मजबूरी है। इनको भी थोड़ा बहुत जस्टिफाइड करता हूँ, इनके प्रति भी सिंपैथी है। 4 कैपिटलिस्ट से पैसा लेंगे तो उनके लिए काम करेंगे। हरियाणा में कहावत कहते हैं कि जिसकी खाई बाजरी उसकी लगाई हाजिरी, तो ये उनकी हाजिरियाँ लगाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। इसको लेके भी ज़्यादा सरदर्द होने की जरूरत नहीं है। Great, thank you so much for taking out the time to talk to us, all of you. That was our episode from रोहतक। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जम्मू में, कश्मीर में, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में हम जा रहे हैं, बार बार बच्चे बोल रहे हैं कि फीस देना बहुत मुश्किल हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन को लेके एंग्जाइटी है और वाकई ही फीस को लेके एक एंग्जाइटी है कि हम कैसे देंगे, स्पेशली जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो जैसे कि प्रोफेसर ने कहा, जो मेरे बेटे हैं वो तो अशोका में पढ़ रहे हैं, जिंदल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, हम लोग को सारे सुख साधन हैं, लेकिन देश में अभी भी बहुत से परिवार हैं जो सोचते हैं अगर उनको बच्चों को पढ़ाना है तो लोन लेना पड़ता है या फीस के बारे में बहुत सोचना पड़ता है। और इसको लेके बजाय कि हम बोलें टैक्स पेयर के पैसे पे ये हो रहा है वो रहा है, इसको लेके एक प्रेशर बनना चाहिए। ये इतना बुनियादी सवाल है कि इसके ऊपर का जो सवाल है एक्सीलेंस का, जो बढ़िया एजुकेशन की, ये जाके फिर उस दुनिया भर के तमाम स्टूडेंट से कॉम्पीट कर पाए, जो अशोका और जिंदल सो कॉल्ड वहाँ के स्टूडेंट हैं, उस माहौल से कॉम्पीट करने लायक बनाना वो दूसरे लेवल की लड़ाई है, उस पर अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की रोहतक से रिपोर्ट थी। मनीषा, हम इसको अब यहाँ पर खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दैट इज द लास्ट ऑफ आवर रिपोर्ट्स, आवर कन्वर्सेशंस ऑन हरियाणा इलेक्शन। Thank you for watching another election show. I hope you enjoyed this edition. हम काफ़ी different जगहें गए, आपको different opinions लाने की कोशिश करी, all because you guys supported us. Thank you so much for supporting and believing in News Laundry and paying to keep news free. If you like what we do, please continue to subscribe to News Laundry. Go to newslaundry.com/subscription. Choose an amount that can power our journalism, that can power people's voices. Thank you so much. Thank you.